नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी के आज के भाग में हम बात करने वाले हैं हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि से संबंधित एक बीमारी पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही के अगर कुछ वर्षों की बात की जाए तो बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी पैनक्रियाटाइटिस के मामले अब तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि ये बीमारी पैनक्रिया ग्रंथि में सूजन के कारण होती है। आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम पैनक्रियाटाइटिस को और भी करीब से समझने का प्रयास करेंगे, इसके लक्षण को जानेंगे और ख़ास तौर पर ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद में इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ वैद्य शिखा प्रकाश जी हैं, तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैद्य शिखा प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली इस प्रोग्राम के लिए कि आज आपने मुझे इनवाइट किया है। और पैनक्रियाटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बढ़ती ही चली जा रही है। एंड जब हम देखते हैं कि आज का समय ऐसा है कि जब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं, उन्हीं के साथ साथ जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं इसकी भी जो संख्या है बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल, तो यही आज का हमारा विषय है वैद्य शिखा कि क्या होता है पैनक्रियाटाइटिस आसान भाषा में, क्योंकि पैनक्रियाज तो हम सब जानते हैं लेकिन पैनक्रियाज से संबंधित ये बीमारी और आजकल बढ़ती जा रही है, तो जानना आपसे चाहेंगे कि पैनक्रियाटाइटिस आखिर है क्या? पैनक्रियाटाइटिस एक काफ़ी घातक बीमारी है। जैसा कि इसका वर्ड है पैनक्रियाटाइटिस, तो पैनक्रियाज में होने वाली सूजन को हम पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। तो अमूमन जिन लोगों को पैनक्रियाटाइटिस का डायग्नोसिस होता है उनको इस बीमारी के बारे में भी डायग्नोसिस होने के बाद ही पता लगता है। आई एम श्योर कि अब आपको भी पता लगा, पैनक्रियाटाइटिस पे हम बात करेंगे, आपके लिए भी काफ़ी एक नया सब्जेक्ट होगा। तो आज के समय में जब हम देखते हैं कि ये दो तरीके से पाई जाएगी, या तो अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस या फिर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। अचानक जब बहुत तेज़ पेट में दर्द होता है कई बार तो अक्यूट की श्रेणी में आता है, और धीरे धीरे कई बार जब बार बार दर्द होने लगता है तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में ये कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो वैद्य शिखा इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं? क्यों पैनक्रियाटाइटिस होता है? लक्षणों पर भी आएंगे, किस तरह से पता लगता है कि हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन कारण क्या होता है पैनक्रियाटाइटिस का? तो पैनक्रियाटाइटिस है कि आज की बीमारी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सन 1652 में पहली बार इस बीमारी का उल्लेख किया गया था और उसके बाद से कई तरह के केसेस में रिपोर्ट हुए। तो पैनक्रियाटाइटिस कई श्रेणियों में डिवाइडेड है और उसी तरीके से किन किन कारणों से पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है उसका भी मतलब अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो एक क्लासिफिकेशन है टिगारो क्लासिफिकेशन, जिसमें टी का मतलब कोई टॉक्सिसिटी, जिसमें अल्कोहल भी आ सकता है। आई मतलब इडियोपैथिक, कि इसका कोई कारण हमें नहीं मालूम है कि किसी भी वजह से हो सकती है, जिसमें खान पान हो सकता है, रहन सहन हो सकता है, या कोई और कारण जो हमें नहीं पता लगता, तो इडियोपैथिक हो सकता है। जी की हम जब बात करें तो जेनेटिक या फिर आपकी हेरिडिटरी हो सकती है, जो कि आजकल जब बच्चों में हम देखते हैं तो वो वाली पैनक्रियाटाइटिस ज़्यादा मिलती है। ए से कई बार ऑटोइम्यून पैनक्रियाटाइटिस, तो ऑटोइम्यून के कारण हो सकते हैं। आर मतलब रिकरेंट हो सकती है कि बार बार होने वाली पैनक्रियाटाइटिस, या कभी कभी किसी स्टोन के कारण कोई अवरोध हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उस वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके वजह से पैनक्रियाटाइटिस जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। तो टिगारो क्लासिफिकेशन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इन कारणों से इस बीमारी की संभावना होती है। वैद्य शिखा, ये भी समझना चाहेंगे पैनक्रिया ग्रंथि से संबंधित ये बीमारी है, तो पैनक्रियाज हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी एक अंग है? क्या ये काम करता है, ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि इसका ख्याल किस तरह से रखा जा सके? तो ये मैं अपने सभी मरीजों को लगभग कहती हूँ कि हम सब लोग सोचते हैं कि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो बड़ा थैंकलेस है। हम कभी इसको पहचानते ही नहीं है कि कितने कितने काम करता है हमारे शरीर के लिए। ये इकलौता ऑर्गन है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों काम करता है। एक्सोक्राइन यानी हमारी पाचन की जो शक्तियाँ हैं उन सभी चीज़ों को देखता है। एंडोक्राइन की अगर बात करें, जितना हमारा हार्मोन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है, वो भी पैनक्रियाज करता है। सो कुल मिलाकर देखा जाए, जितना मेटाबॉलिज्म है, शुगर है, एब्जॉर्प्शन है, सारी चीज़ें पैनक्रियाज ही हमारे लिए करता है। तो इसलिए पैनक्रियाज का स्वास्थ्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, तो पैनक्रियाटाइटिस पे वापस लौटते हैं। लक्षण इस बीमारी के क्या होते हैं? कब हमें पता लगता है कि कुछ हमारे पैनक्रियाज में ठीक नहीं है? तो वो शुरुआती लक्षण एक शरीर में किस तरह से हम तो जैसे कि मैंने बताया, पैनक्रियाटाइटिस दो तरह की होती है। अगर मेजरली हम इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करें, अक्यूट और क्रॉनिक, तो अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केस में क्या होता है कि बहुत तेज़ दर्द होता है। बोला जाता है कि ह्यूमन मैनकाइंड में जो वन ऑफ द वर्स्ट नोन पेन अगर बोलेंगे कि जो कि बर्दाश्त ना हो, उस तरीके का एक तीव्र पेन होता है। और यूजुअली क्योंकि पैनक्रियास हमारे लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड यहाँ से शुरू होकर कमर में पीछे की तरफ जाता है, तो पेशेंट हमेशा बोलेगा कि पेन घूम रहा है।
तो रेडिएटिंग पेन इसका एक लक्षण होता है। साथ में क्योंकि कुछ भी पाचन नहीं हो पाता है तो उल्टियाँ, बहुत तेज़ दर्द के साथ उल्टियाँ हैं, कुछ पाचन नहीं हो पाता, फैट नहीं डाइजेस्ट होता तो ऑयली स्टूल्स होते हैं, क्योंकि हम कुछ खा नहीं पाते तो वेट लॉस होता है। तो ये इसके मुख्य जो सिम्टम्स हैं ये 4 हैं। बिल्कुल। वैद्य किस उम्र के, क्योंकि अब तो कम उम्र के लोगों में भी पैंक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है, पहले हम बड़े लोगों की बात कर लेते हैं और छोटे लोगों, इन दोनों एज ग्रुप्स जो है, मतलब एक वयस्क और एक बच्चों में क्या वजह होती है अलग अलग इस बीमारी के कारण की? तो वैसे अगर हम देखें, अपने डेटा में देखें, बुक्स में देखें, तो प्राइमरली 18 से 45 की एज में ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ कि छोटे बच्चों में भी पैंक्रियाटाइटिस का जो इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मेरा खुद का एक पेशेंट है जो कि 3.5 साल का बच्चा है। तो जब मैंने वो केस देखा तो डॉक्टर से बात करा तो बहुत ही रेयर होता है। तो छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये हेरिडिटरी पैंक्रियाटाइटिस के केसेस ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं। और इसके लिए क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कि कोई प्रोफाइल टेस्टिंग नहीं होती, कोई जीनोमिक टेस्टिंग हमारे देश में नहीं होती है, तो ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि कितने प्रतिशत लोगों में जेनेटिक पैंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस हैं। तो ये एक हमारे सामने जो डेटा है सामने लगातार आ रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में बोलना चाहूँगी, जिन बच्चों में हम देखते हैं पैंक्रियाटाइटिस है तो उनकी जो माताएं हैं उनमें कुछ बीमारियां हो सकती हैं, उनके पेरेंट्स में कुछ बीमारियां हो सकती हैं। हो सकता है कुछ खून की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, या उनके खान पान की आदतें ख़राब हों, तो वो आगे जाके जनरेशन में बीमारियाँ बढ़ रही हैं। जीवन शैली का इस बीमारी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट है? किस तरह की जीवन शैली कहीं ना कहीं इस बीमारी को रिजल्ट करती है एक तरह से? क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद क्योंकि हमेशा पहले प्रिवेंशन की बात करता है, कि अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने की बात करता है। जो हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी हर स्वास्थ्य व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो उसके लिए जो उल्लेख किया गया है कि एक अच्छी दिनचर्या, अच्छी ऋतुचर्या और अपनी रात्रिचर्या, इन तीनों चीज़ों का अगर हम पालन करें तो आज के समय में होने वाली जितनी इन्फ्लेमेटरी बीमारियां हैं इनसे हम लोग बच सकते हैं। तो दिनचर्या की अगर हम बात करें, दिनचर्या को मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमें कोई बहुत ज़्यादा फैंसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत है। अगर बेसिक पे जाएं कि रात का खाना सब लोग समय से खा लें और खाने के 2-3 घंटे बाद हम सोएं। आजकल क्या होता है कि हम बहुत लेट काम से आए हैं, फिर खाना खाएंगे, सो जाएंगे, या बाहर से कुछ बहुत गरिष्ठ खाना खा कर आए फिर आके हम सो गए। तो मुझे लगता है अपना डिनर अगर हमने जल्दी कर लिया, उसके बाद हम सो गए, 8 घंटे की संपूर्ण नींद ली, उठ के थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ा व्यायाम किया, कुछ वॉक की, थोड़ी देर धूप में बैठे। क्योंकि देखती हूँ कि पैंक्रियाटाइटिस के जो मरीज़ हैं 88% जो लोग हमारे पास आए, सब में विटामिन डी की भी कमी आई है। तो हम अगर अपने बेसिक्स ठीक रखेंगे तो ऐसी बीमारियों को हम लोग कई हद तक बचा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आहारचर्या पे आऊँ कि समय समय पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि बीमारी मैंने ऐसे बताया कि यंग बच्चों में बहुत होती है, तो ब्रेकफास्ट ना करने की आदत हम देखते हैं कि हम बहुत सारे लोगों में है कि सुबह शायद 1 गिलास दूध और बिस्किट पी के बच्चे स्कूल चले गए या चाय कॉफ़ी पी कर चले गए। तो प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा डिफिशेंसी है। तो प्रोटीन डिफिशिएंट खाना और सीज़न के हिसाब से ना खाना, ये सारे जो कारण हैं कहीं ना कहीं बॉडी में सूजन पैदा करते हैं। और इन्फ्लेमेशन जब होती है तो इस कारण से वो किसी भी आपके ऑर्गन को अटैक करती है। और पैंक्रियास क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, आपके डाइजेशन से रिलेटेड ऑर्गन है, तो कई बार इसमें ये सूजन आ जाती है और बार बार फिर अटैक आने लगते हैं और ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। बिल्कुल। अब आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में पैंक्रियाटाइटिस को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो डायग्नोसिस किस तरह से होता है? पता पहले कैसे लगाया जाता है? लक्षणों के आधार पर जाहिर है, लेकिन किस तरह से आप लोग जानते हैं कि वाकई ये इस बीमारी से ग्रसित है, सूजन है पैंक्रियाज में? अगर हम आयुर्वेद और पैंक्रियाटाइटिस की बात करें तो मैं एकदम सच अगर बोलूँ तो हमारी किताबों में पैंक्रियाज वर्ड या पैंक्रियाटाइटिस वर्ड नहीं मेंशन्ड है। क्योंकि आयुर्वेद जो है कई सालों पुराना मतलब एक ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। और ये बीमारी आज के समय जिसमें बोला कि कुछ 100-400 वर्ष पहले ये देखी गई होगी, तो ये बीमारी रिसेंट है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो आयुर्वेद के हम सिद्धांतों को इसमें इस्तेमाल करते हैं कि जो चिकित्सा हम करते हैं आयुर्वेदिक सिद्धांत से, मॉडर्न डायग्नोसिस से, दोनों को इंटीग्रेट करके हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो कोई भी जब केस आता है तो यूजुअली वो प्री डायग्नोस्ड केस होता है, किसी अस्पताल से डायग्नोसिस के साथ आता है। तो इसमें कुछ जांचें होती हैं, जैसे कि आपके खून में अमाइलेज और लाइपेज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 10 गुना 16 गुना बढ़ जाती है अटैक के दौरान। तो उसकी मात्रा हम देखते हैं कि वो अटैक को कहीं ना कहीं कंफर्म करता है। उसके साथ आपके जो सिटी स्कैन है, MRCP किसकी जांच होती है, EUS होता है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, इस तरीके की जांचों में बीमारी का कंफर्मेशन होता है। तो जब मैं उन रिपोर्ट्स को देखती हूँ, उसके साथ जब ये ब्लड टेस्ट मैच होते हैं, उसके आधारित पे केस को एक कंफर्म डायग्नोसिस की तरह माना जाता है। और उसके बाद जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें आहार, विहार और औषधि है, इन तीनों को मिलाकर हम इस मरीजों की चिकित्सा करते हैं। तो आहार का जैसे मैंने बताया कि हम इसमें
6 मील्स पेशेंट को खाने के लिए बोलते हैं दिन में। हर 3-3 घंटे में एक सम मात्रा में कल्पना उनकी की जाती है कि किस मरीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान दिया जाता है कि इसमें इनफ प्रोटीन हो, इनफ फैट हो, और एक संपूर्ण बैलेंस डाइट पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। साथ में 8 घंटे की नींद और आराम, क्योंकि जब सूजन होती है तो आराम आपको करना ज़रूरी है। और साथ में जो दवा है, एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो हम कई हज़ारों मरीज़ों में देख चुके, उसको हम स्टैंडर्डाइज करके वो हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो जड़ी बूटियों की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो किस तरह की जड़ी बूटियाँ इस इलाज में शामिल होती हैं? जब पैनक्रियाटाइटिस को आप लोग ट्रीट कर रहे होते हैं विशेष रूप से, तो किस तरह की जड़ी बूटियों का सेवन जो मरीज़ है उसको कराया जाता है? क्योंकि आयुर्वेदा में कई तरह की क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ होती हैं। उनमें से क्लिनिकल स्पेशलिटी है रसशास्त्र की। और क्योंकि मैं भी एक फैमिली से हूँ जहाँ पे तीसरी पीढ़ी की वैद्य हूँ, और हम लोग रस शास्त्र प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें जो दवाइयाँ बनती है यूजुअली जो मेटल्स हैं, तो पैनक्रियाटाइटिस में हम एक ताम्र की भस्म इस्तेमाल करते हैं। और जड़ी बूटियों की यदि बात करूँ तो कई तरह की जड़ी बूटियाँ इन दवाइयों में बनती हैं, लगती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह पाऊँगी कि कोई एक पर्टिकुलर जड़ी बूटी हम इस इलाज में देंगे और पैनक्रियाटाइटिस ठीक हो जाएगी। लेकिन दवाइयों को बनाने में कई तरह की हर्ब्स का काम आता है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वैदिशिका, घर की अगर बात करें, हमारी रसोई में भी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से कहीं ना कहीं हम जब आप कहती हैं कि इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है शुरुआत में, या ऐसा लगता है कि कुछ घूम रहा है अंदर, तो घरेलू ऐसे कौन कौन से नुस्खे हैं जो अपना सकते हैं इस बीमारी की शुरुआती इलाज के लिए? नुस्खों से बेटर मैं बोलूँगी घर में ऐसी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम इस नौबत तक ना ही पहुँचें। पहली चीज़ होगी कि आप समय पर अपना संपूर्ण भोजन करें, बहुत लॉन्ग गैप खाने के बीच में ना करें। ताज़ा खाना खाएं। एक आदत है हम सबकी कि हम खाना मंगा के रख लेते हैं या खाना बना के रखते हैं, उसको बार बार हीट करके खाते रहते हैं। एक उस आदत को हम त्याग करें। जब भी हम खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाना खाएं, जो बोलते हैं ना ओवर ईटिंग, वो ना करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन में आपके बर्तन कैसे हैं उस पर ध्यान दें, कि जैसे मैंने कहा कई बार आयरन डेफिशिएंसीज होती हैं, तो उस तरीके का खुराक आप ध्यान दें, उस तरह के बर्तन आप दें, लोहे की कढ़ाई में खाना खाएं। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप रोज़ अपने किचन में करते हैं और अपने उपयोग में बदलते हैं तो हर तरह की बीमारी से आप बच सकते हैं। तो आयुर्वेद का जो ज्ञान है या जो हमारी इंडियन सभ्यता का जो एक तरीका था जीवन शैली का, इन चीज़ों पे अगर हम फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी बीमारियों को लेकर हमें बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक गंभीर बीमारी है, उसमें 45% लोग कई बार मर भी जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि अगर आपको अटैक है तो आप कुछ दवाई खुद करें या सेल्फ मेडिकेट करें। हमेशा डॉक्टर का परामर्श लें, अपने जो भी आपके पास है उसके हिसाब से इसको फॉलो करें। बिल्कुल। महिलाओं और पुरुषों की अगर बात की जाए तो दोनों में किस प्रकार से इस बीमारी के लक्षण या उपचार की प्रक्रिया क्या भिन्न होती है? किस तरह से दोनों का इलाज चलता है? महिलाओं और पुरुषों के उपलक्ष्य में ये बीमारी मैंने जो देखा है कि पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है, और इलाज की अगर हम बात करें तो लगभग ये सेम रहता है। लेकिन क्योंकि महिलाओं में कई बार हम देखते हैं कि एनीमिया ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू मेन, तो उसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, खान पान को हमें ज़्यादा देखना पड़ता है, लेकिन बाकी सारा इलाज लगभग सेम होता है। और पैनक्रियाटाइटिस के कारण कई बार क्योंकि इतनी बार पेन आता है तो बहुत सारी फैमिलीज़ आगे अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो हमेशा एक भय में रहती हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई अटैक आ गया या कुछ आ गया तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि कई बार कोई सीवियर अटैक में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक हो जाता है। तो इस तरीके से क्योंकि बीमारी है इसका भय होता है, तो जब तक हम इस बीमारी को नहीं देखते हैं हमें नहीं समझ आता कि इसकी क्या मतलब इंटेंसिटी है। तो यही मैं कहना चाहूँगी। पुरुषों की बात करें विशेष रूप से, तो उनमें इस बीमारी के मुख्य कारण क्या देखने को मिलते हैं? मुख्य कारण वैसे तो किताबों में लिखा गया है कि अल्कोहल एक मुख्य कारण है, लेकिन अगर डेटा देखा जाए तो लगभग केवल 3 से 4% लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्कोहल के कारण पैनक्रियाटाइटिस होता है। लेकिन क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जब भी मरीज़ आपके पास आएगा हम सभी को लगता है शायद अल्कोहल ली होगी इसलिए पैनक्रियाटाइटिस हुई होगी, तो अल्कोहल के कारण ये हो सकती है। ऐसा नहीं कि हर पैनक्रियाटाइटिस वाला मरीज अल्कोहल ही लेता है, लेकिन अगर आपको पैनक्रियाटाइटिस है तो आपको अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। वैदिशिका, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है इसको इग्नोर करना कितना गंभीर है? क्योंकि कई बार हम ऐसी बीमारियों में सोचते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, कुछ घर पे ही ऐसा कर लिया, नहीं गए डॉक्टर के पास। तो ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, और दूसरा इस बीमारी को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना कितना घातक साबित हो सकता है? कोई भी बीमारी है, कोई भी हेल्थ कंडीशन है, इसको कभी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने बताया अक्यूट और क्रॉनिक, क्योंकि अक्यूट में भी क्या होता है जब अटैक आता है 2-3 दिन बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मरीज 2-3 महीने बहुत
सहम के रहता है कि शायद मेरे को ये नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, तला भुना नहीं खाना चाहिए, वो एक डर के साथ जीता है। 3-4 महीने होते होते मरीज़ बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, शायद मैं ठीक हो गया हूँ। तो उस वक्त आपको एक अपना एक डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और लगातार डॉक्टर से आपको अपने स्कैन्स कराते रहने चाहिए, क्योंकि कई बार ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। तो अक्यूट से कभी क्रॉनिक में हो जाए, क्रॉनिक में कई बार इसमें स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रेटिस हो सकती है, फिर एट्रोफी हो जाती है, और धीरे धीरे करके ये कैंसर में भी प्रोग्रेस कर सकती है। तो इसका हमें ध्यान हमेशा देना चाहिए। अगर हम क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की बात करें, अक्यूट की तरह इसमें बहुत ज़्यादा अटैक नहीं आते हैं, तो इसमें एक डल पेन भरा रहता है, ब्लोटिंग होती है, लगता है खाने के बाद पेट बहुत फूल गया है, या फिर गैस बहुत बनती है पेशेंट को, या जब हम पेट जब साफ़ होता है उसमें ऑयल चिकनाहट बहुत आती है, तो लगता है कि कोई बहुत मेजर सिम्टम नहीं है, तो बहुत मरीज़ को गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन कई बार धीरे धीरे करके उनके मानसिक उस पे भी, सर पे भी बहुत ज़्यादा असर करती है, तब मरीज़ को लगता है शायद अब मुझे डॉक्टर पे जाना चाहिए। तो मुझे लगता है भले ही वो अक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हो, इसके हर एक सिम्टम को आप ज़रूर ध्यान दें, अपनी जाँचें कराएँ और उसका जो इलाज है उसको ज़रूर करें। आपने भी बताया कि पैनक्रेटाइटिस में स्टोन्स भी बनने लग जाती हैं, तो ये स्थिति क्या है, थोड़ा इस पर भी जानकारी दीजिए। तो बेसिकली जब बार बार अटैक आते हैं, जो हमारी ग्रंथियाँ जब ढंग से काम नहीं करती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो वहाँ पे स्टोन डिपॉजिट होने लग जाते हैं, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो आपके डक्ट में ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो ये सारी जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है इस बीमारी के कारण। तो ये भी एक इसके एडवांस्ड मैं बोलूँगी एक स्टेज होती है, उसमें डेवलप हो जाती है। बिल्कुल। जब पेशेंट आपके पास आता है और पैनक्रियाटाइटिस कहीं ना कहीं डायग्नोज हो जाता है, तो इस बीमारी का इलाज कितना लंबा चलता है और किस तरह से फिर आप मोटिवेट करते हैं? दवा तो आप देते ही हैं बिल्कुल, तो किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं अपने पेशेंट को रिकवर होने में, और कितना समय इसमें लगता है लगभग? तो हम लोग जब पैनक्रियाटाइटिस का इलाज करते हैं, लगभग साल भर का इलाज है, और ये कई सालों में जब हमने इनको डेटा को डॉक्यूमेंट किया, मरीज़ों को डॉक्यूमेंट किया, देखा कि कितने समय में जाके मरीज़ एक रिकवरी दिखाता है। तो शुरू के 21 दिन मरीज़ हमारे पास हमारी एक फैसिलिटी में रहता है, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है, और वहाँ पे मरीज़ आते हैं, रहते हैं, उनका जो खान पान है, रहन सहन है, उसके द्वारा इनका चिकित्सा की जाती है, साथ में दवाई ऑफ कोर्स। एंड ट्रीटमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि एक अटेंडेंट ज़रूरी होता है पेशेंट के साथ। अटेंडेंट का ये रोल रहता है कि उसकी जो मानसिक उसकी जो स्थिति है, एक उसका मनोबल बढ़ाए। हम लोग काउंसलिंग करते ही हैं, लेकिन साथ में एक अटेंडेंट है जो उसके साथ उस जीवन शैली को उसको अडाप्ट करने में हेल्प करे। क्योंकि आज के समय में आप किसी को कुछ भी बोलो, लेकिन ये बोल दो कि टाइम पे सो जाओ, 10 बजे अपना फ़ोन रखकर आप मतलब सब कुछ भूल जाएं और टाइम से उठें, टाइम से सोएं, दिनचर्या, तो लगता है किसी से किसी की जान मांग ली है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें एक टीम की तरह, टीम एफर्ट होता है, उसके साथ हम काम करते हैं, और फिर लगातार एक लॉन्ग टर्म फॉलोअप होता है, जो हमारे ऑफिस से या टीम से लोग बात करते हैं इनसे, रोज़ क्या खाया, क्या नहीं खाया, एक ईमेल की श्रृंखला हम बनाते हैं कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, और जब उनके कोई सवाल जवाब होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। और साल भर होते होते इनका जो समय होता है, ये पूरा जो सफ़र होता है, ख़त्म होता है। तो हमने देखा है कि लगभग 1 साल के बाद 97% लोगों में देखा है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, एंड 93% में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इनको इंटेंसिटी ऑफ अटैक ही कुछ नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमने इसमें नोटिस किया है, जो लोग पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। एंड आयुर्वेद बहुत कारगर है इस बीमारी पे, लेकिन अगर मरीज़ में कंप्लाइंस अच्छी रखे, अपना आहार विहार अच्छा रखे, और दवा को जैसा वैद्य ने बताया है उसको फॉलो करें। बिल्कुल। आपने खान पान की यहाँ पर बात की, तो इस बीमारी से ग्रसित जो भी पेशेंट हैं, उनको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए, तो ये भी आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, जो इससे पहले जूझे हैं या फिलहाल जूझ रहे हैं, उनको आसानी। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें या एलोपैथी में बात करें, क्योंकि उसमें ये लिखा जाता है कि इसमें फ़ैट आप बिल्कुल ना खाएं, हेवी फ़ैट ना खाएं, क्योंकि आपका पैनक्रियास में सूजन है, वो फ़ैट मेटाबॉलिज्म सारा, क्योंकि पैनक्रियास के द्वारा जो एंजाइम्स होती हैं उन्हीं के द्वारा होता है, तो कहते हैं कि हम बिल्कुल फ़ैट नहीं खाएं। लेकिन अगर हम लोग का जो, क्योंकि पद्धति बिल्कुल ही अलग है, तो हम लोग के खाने में होता है कि हम उनको मक्खन भी बताते हैं, मलाई भी खाते हैं, सब कुछ, लेकिन वो दवा के साथ होता है। अगर मैं इस समय बोलूँ कि पैनक्रियाटिस में इसको फ़ैट खाना चाहिए, वो गलत होगा। तो ये जो डाइट का जो परहेज़ है या जो भी मैं रिकमेंडेशन कर रही हूँ, वो ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि आप मेरे को सुने समय कि आपको पैनक्रियाटिस है और मैंने कहा मक्खन खाना चाहिए और मक्खन खा रहे हैं, तो ये बोलना गलत है। तो पेशेंट की क्या कंडीशन है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे आपकी डाइट को प्लान करें। जैसे बच्चों की डाइट प्लान बिल्कुल अलग होगी, बड़ों की अलग होगी, और बुजुर्गों की अलग होगी, तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए प्लान करना चाहिए। बिल्कुल। बच्चों की बात यहाँ पर हुई है, तो बच्चों के ट्रीटमेंट बड़ों के ट्रीटमेंट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, जाहिर सी बात है। बच्चों में आपके ऐसे भी केसेस होंगे, कितना मुश्किल होता है उनको इस बीमारी
का समाधान देना, उनको इलाज करना, उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ देना, और बच्चों में भी ये बीमारी कितनी घातक साबित हो सकती है? बच्चों में बीमारी काफ़ी घातक हो सकती है, क्योंकि एक तो उनको जब दर्द होता है तो कई बार वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि कहाँ दर्द हो रहा है, और उल्टियाँ करने लग जाते हैं और बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो मैंने देखा है। और एक समय के बाद मरीज़ भी परेशान होता है, माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं कि इसका विकल्प क्या है, क्योंकि बार बार अगर मॉडर्न उसमें बात करेंगे तो उसमें बार बार या तो आप इंजेक्शन लगाएंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, IV फ्लूइड चढ़ाएंगे, और जब तक अटैक है तब तक मरीज़ को भर्ती रखेंगे। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, जब ये चीज़ ऐसी होगी हर दूसरे महीने आपको अटैक पड़े, तो बार बार डॉक्टर पे जाना, हॉस्पिटलाइज करना, ये पूरी फैमिली के लिए एक ट्रॉमा होता है। तो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चा बता भी नहीं पाता है। बच्चों को आयुर्वेदिक इलाज करने में शुरू में 2-3 दिन शायद हमें लगते हैं, क्योंकि उनको खिलाना होता है टाइम से, उनको पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि उन्हें आराम करें। बट उनका जो मैंने देखा है कि रिकवरी बहुत अच्छी होती है, और दवाइयों में खाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। वो कोई भी दवा खाने में बच्चा दिक्कत करता है, क्योंकि सारी दवाइयाँ या तो कैप्सूल या उसमें होती हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं होता है। और उनको ठीक करके वाकई बहुत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि लगता है कि ये हमारा भविष्य है, और अगर ये दर्द से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो उससे अच्छा अचीवमेंट कुछ और नहीं है। बिल्कुल। मधुमेह के जैसे रोगी बहुत बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका भी पैनक्रियाटाइटिस से कोई संबंध है? क्या उनको भी किसी तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इसके बारे में भी आप थोड़ा, क्योंकि कई बार क्योंकि ये भी बीमारी कहीं ना कहीं पैनक्रिया से संबंधित होती है, तो लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है कि कहीं ये आगे चलकर दिक्कत ना करे, तो कोई संबंध इन दोनों चीज़ों के बीच में? तो पैनक्रियाटिस का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, और बीमारी किसी भी रूप में बढ़ सकती है। तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, तो वो इसमें हमें कई बार देखने को मिलती है। इसको टाइप सी डायबिटीज़ बोला जाता है, जो कि पैनक्रियाटिस इंड्यूस्ड होती है। तो उसमें कई बार इंसुलिन डिपेंडेंसी हो जाती है, और बाकी आपको अपने खान पान में फिर कंट्रोल रखना पड़ता है। तो कई बार ये स्वाभाविक होती है कि आपको होती है, और इस तरह का कोई आंकड़ा है नहीं कि कितने प्रतिशत लोगों में बनती है, नहीं बनती, लेकिन हाँ देखा जाता है कि 90% तक इसमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो सकती है जी। तो ये सब चीज़ें आती है सामने। बिल्कुल। वैद्य शिखा, पैनक्रियाटाइटिस के इलाज में व्यायाम कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है? अगर दिनचर्या की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो व्यायाम भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है इस बीमारी के ट्रीटमेंट में? व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको फिट रखता है, आपके अंदर जो संचार है इसका, खून का, सब कुछ ठीक रखता है। लेकिन व्यायाम पैनक्रियाटिस के लिए निषेध है, क्योंकि इसमें सूजन होती है, और कई बार हम व्यायाम कितना करना है कितना नहीं करना उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो कई बार अनकंट्रोल होता है वो, और समय के अनुरूप नहीं होता है। कई बार हम बहुत रात को चले आते हैं, कई बार हम व्यायाम के बाद पूरी रिकवरी नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। पैनक्रियाटिस के मरीजों में कोई भी एक्सर्शन अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, तो व्यायाम इस समय तो मैं बोलूँगी कि आप ना करें अगर आपको पैनक्रियाटिस है, और थोड़ी बहुत आप सैर कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी क्या कंडीशन है उसके आधार पर। बिल्कुल। तो चलते चलते आप हमारे जो दर्शक हैं उनको एक जो जूझ रहे हैं पैनक्रियाटाइटिस से, या फिर जो कभी आगे चलकर उनको ये बीमारी का सामना ना करना पड़े, किस तरह की जीवन शैली और क्या सलाह, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे चलते चलते? पहली बात तो पैनक्रियाटिस की बीमारी के साथ बहुत ज़्यादा भय हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो बोला जाता है आयुर्वेद में कि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा। तो एक भय ना पालें, और जो भी आप इलाज कर रहे हैं उसको, जो भी आपको गाइडेंस मिली हुई है उसको टिक कर करें, क्योंकि इसके साथ एंजाइटी लोगों में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है बीमारी के साथ। तो उस चीज़ को आप कंट्रोल रखें, या सही काउंसलिंग लें, सही इलाज कराएं। और खान पान जीवन शैली को लेकर अगर आपको लगता है कि आप किसी एंजाइम पे हैं या कोई भी इलाज कर रहे हैं, तो केवल दवा आपका इलाज नहीं है। साथ में आप कैसे खाना खाते हैं, कैसे सोते हैं, इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें, और इस बीमारी को हल्के में ना लें। और कभी आपको लगता है कि किसी आपके जान पहचान में किसी को पैनक्रियाटिस है, तो इसके बारे में थोड़ा जागरूक हो और लोगों को बताएं कि ये खतरनाक बीमारी हो सकती है, और उसके कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बस यही मैं बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। तो वैद्य शिखा, आप हमारे कार्यक्रम में आई, पैनक्रियाटाइटिस को लेकर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं पैनक्रियाटाइटिस पर आधारित संजीवनी का आज का भाग आपको बेहद पसंद आया होगा, और इस जानकारी से आपको बहुत लाभ मिला होगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।